नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम में। आपके साथ मैं हूं सोनाली शर्मा। दर्शकों, 26 जून एक ऐसा दिन जिसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग माना है। ये दिन इसलिए मनाया जाता है दर्शकों, इसका उद्देश्य ये है कि नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकना, साथ ही साथ इसके अवैध व्यापार पर भी कहीं ना कहीं कंट्रोल रखना है और इसके लिए विश्व भर के समस्त देशों को सशक्त करना है। विश्व के साथ साथ दर्शकों, भारत में भी नशे के खिलाफ कड़े कदम कई दशकों से उठाए जा रहे हैं। गृह मंत्रालय हो या इसी के साथ साथ सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय हो, साल 2020 की अगर बात करें तो इन दोनों मंत्रालयों ने मिलकर 15 अगस्त 2020 को नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य भी दर्शकों कहीं ना कहीं भारत में नशे को जड़ से हटाना है, इसके दुरुपयोग को रोकना है और साथ ही साथ जागरूकता को बढ़ाना है, उपचार को बढ़ाना है और पुनर्वास पर विशेष जोर देना है। आज इसी कड़ी में हम नशा मुक्त भारत अभियान को करीब से समझेंगे, धरातल पर इस अभियान के तहत किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं और विशेष रूप से आज हम बात करने वाले हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के बारे में। जी हाँ, कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो इस अभियान में अपनी किस तरह से भूमिका निभा रहा है, लोगों को जागरूक कर रहा है और किस तरह से नशीले पदार्थों के खिलाफ उनकी लड़ाई धरातल पर नजर आती है। और इस विषय पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में, हमारे साथ नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के रीजनल डायरेक्टर श्री देवानंद जी हैं, तो उनका स्वागत करते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। देवानंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके दर्शकों का भी धन्यवाद। बिल्कुल। तो देवानंद जी, आज हम बात करने वाले विशेष रूप से नशा मुक्त भारत अभियान के बारे में और इसके तमाम पहलुओं पे और एनसीबी की क्या भूमिका है इस पूरे अभियान को लेकर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जनता को आप किस तरह से आसान शब्दों में बताना चाहेंगे कि नशीले पदार्थ आखिर क्या होते हैं और किस तरह से आज के समय में विश्व के साथ साथ भारत इस समस्या से जूझ रहा है? देखिए, अगर हम भारत की बात करें तो भारत में क्योंकि नशे की समस्या है और हम रात दिन इस पे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जो कि एक नेशनल नोडल एजेंसी है, और बाकी जो सेंटर की और राज्यों की दूसरी एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर इसको रोकने की, कम करने की पूरी भरसक प्रयास कर रहे हैं। साथ ही अगर हम इस पे बात करें कि ये नशा क्या बढ़ता जा रहा है या कम होता जा रहा है, तो इसको अभी इस बारे में कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगी। बट हमने ये देखा है कि हमें अपने यूथ को बचाने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है और यूथ ही हमारे देश का भविष्य भी है। यूथ से ही कोई परिवार भी आगे बढ़ता है और ये भी देखा गया है कि 19 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें एडिक्शन बहुत जल्दी फैलता है और यही वो एज ग्रुप है 16 से 19 या 20 तक, जहाँ उनका खुद का भविष्य भी निर्धारित होता है। वो जीवन में आगे जाके क्या करने वाले हैं, उनके परिवार के लिए वो कितना सहयोग करेंगे, देश के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए वो कैसे सहायक हो सकते हैं, ये इसी एज ग्रुप में डिसाइड होता है। तो ये ऐसा ग्रुप है जिसमें कि नशे में अगर वो किसी तरह से लग जाते तो उनको एडिक्शन बहुत जल्दी आ जाता है। जबकि जो दूसरी एज ग्रुप है इसमें थोड़ा सा, क्योंकि उनकी मैच्योरिटी बढ़ जाती है, फिजिकल उनका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, तो इसको हमें एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है और हमारा फोकस इस पे बहुत ज़्यादा है और हम इस पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। नशीले पदार्थों की जब बात आती है देवानंद जी, तो कौन कौन से वो पदार्थ हैं जिन पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है और सबसे ज़्यादा इन पदार्थों से हानि मानव जीवन को पहुँचती है? देखिए, हम अगर पदार्थों की बात करें तो इनको 3 तरह से हम परिभाषित कर सकते हैं। एक जो नेचुरल ड्रग्स होते हैं, जो कि हमें प्लांट बेस्ड ड्रग्स हैं, जैसे कि अफीम है, गांजा है, चरस है, कोकीन है। उसके बाद में सेमी सिंथेटिक होते हैं, जिनमें कि कुछ केमिकल्स को इन्हीं ड्रग्स में मिला के एक नया ड्रग बनाया जाता है, जैसे कि हेरोइन है। तो वो क्योंकि केमिकल मिल जाने से वो और ज़्यादा हार्मफुल हो जाते हैं। तीसरा जो सिंथेटिक हैं, जो कि पूरा लैब में बनते हैं, केमिकल्स को मिक्स करके बनता है। आप एक छोटे से घर में, छोटी सी जगह में एक लैब बन सकती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट की, एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं होती है। और इसी पे आज पूरे विश्व में इस पे चर्चाएं होती हैं और कैसे हम इस लेवल पे चले गए हैं कि कौन से ऐसे इक्विपमेंट हैं जिन्हें हम पहले अपने स्कूल के लैंग्वेज में परख नली या इस तरह की कुछ चीज़ बोलते हैं, हम उसको भी अब जागरूकता के अपने कार्यक्रमों में शामिल कर रहे हैं कि अगर आपको कहीं इस तरह की कुछ एक्टिविटी अपने पड़ोस में या कहीं दिखाई दे या संदिग्धता कहीं दिखाई दे,
तो आप जरूर हमें सूचित करें, क्योंकि वो एक प्रयोगशाला हो सकती है इन ड्रग्स को बनाने के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव हैं और शारीरिक और मानसिक तौर पे बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं। अगर एक विश्व के रूप में देखें, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं, 26 जून हर साल ये जो दिन है वो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग के रूप में मनाया जाता है। विश्व के रूप में कितनी बड़ी चिंता आज के समय में आपको नज़र आती है? कितना गंभीर ये मुद्दा है या कितना चुनौतीपूर्ण ये मुद्दा आज के समय में है? क्योंकि तमाम मुद्दे इस वक्त विश्व भर में हैं, लेकिन जब हम मादक पदार्थों की बात करते हैं, इसके अवैध व्यापार की बात करते हैं, तो कितना हाउ बिगेस्ट कंसर्न इट इज़? ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि ये जो ड्रग ट्रैफिकिंग है ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की श्रेणी में आ गया है। यहाँ भारत में भी आपको एक ग्रुप है जिसके सदस्य भारत में मिलेंगे, दूसरे देशों में मिलेंगे। जो दूसरे देशों में ग्रुप एक्टिव हैं उनके सदस्य भारत में मिल सकते हैं। तो इसको ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की कैटेगरी में रखा गया है, और अगर कोई क्राइम ऑर्गेनाइज्ड वे में काम हो रहा है तो उसका आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा असर विश्व पर पड़ रहा है। सभी देश आज नशे से, उसकी एब्यूज़ से या उसकी ट्रैफिकिंग से जूझ रहे हैं, और इसकी रोकथाम करने के लिए या इस पर अंकुश लगाने के लिए, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस ने 26 जून को निश्चित किया था कि पूरे विश्व में एक साथ एक मैसेज उनकी जनता को सभी एजेंसियां देंगे। इंडिया में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्योंकि नोडल एजेंसी है, इस तरह की एजेंसियां सभी कंट्रियों में हैं। तो लेकिन हम इससे थोड़ा और आगे बढ़ के एक पखवाड़ा हर साल मनाते हैं। इस बार भी हम 12 से और 26 जून तक इस तरह का एक पखवाड़ा मना रहे हैं, जिसमें हम डेली ही किसी न किसी माध्यम से लोगों से जुड़ रहे हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि नशा कितना गलत है। साथ ही साथ हमारी जो एनफोर्समेंट की एक्टिविटीज़ हैं वो भी चलती रहती हैं। हमने समाज के सभी, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, स्कूल कॉलेजेस हो, इवन जेल्स है, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, मीडिया के माध्यम से या फिर अपने जो दूसरी एजेंसियां उनको ट्रेनिंग देने के माध्यम से हमें विशेष अभियान चलाते हैं। रैलीज़ है, साइकिल रैलीज़ हैं, वॉकाथॉन है, मैराथन है, जो भी माध्यम हमें मिल सकता है जिसको हम उस दौरान में कर सकते हैं वो हम करते हैं, और एक साथ एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं। और धीरे धीरे इसमें सभी एजेंसियां अपना बहुत अच्छा पार्ट प्ले कर रहे हैं। अगर हम इसमें बात करें कि अवेयरनेस की बात करें तो एक ई प्लेज हमने स्टार्ट किया था। तो ई प्लेज में उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड भारत में 6ठे स्थान पे है। काफ़ी अच्छा लोगों ने और बच्चों ने इसमें, जो यहाँ की एजेंसियाँ, उन्होंने भाग लिया, और इतनी 30-31 स्टेट्स में उत्तराखंड 6ठे नंबर पे, तो हमारे लिए सभी के लिए गर्व की बात। बिल्कुल, उत्तराखंड की स्थिति पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। भारत सरकार की अगर बात करें, गृह मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की बात करें, तो 2020 में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और नशा मुक्त भारत अभियान की 15 अगस्त को शुरुआत की गई। तब से लेकर ये अभियान किस तरह से क्रियान्वित किया जा रहा है, और NCB, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण एक एजेंसी है भारत सरकार की, किस तरह से NCB का रोल इस अभियान से जुड़ा हुआ है, तो कुछ इस पर प्रकाश डालिए आप। जी, जैसे मैंने आपको बताया कि NCB क्योंकि नोडल एजेंसी है अपने देश की, तो हमारे लिए इससे जुड़ना तो अनिवार्य है और सम्मान की बात भी है। और इसमें जागरूकता कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा करना, हायर एजुकेशन में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको उन तक जागरूकता पहुंचाना, उनके फिर जो इसमें एडिक्शन में आ गए हैं उनके पुनर्वास पे काम करना। सभी एजेंसियां, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो या फिर सेंटर की जो एजेंसियां हैं, स्टेट की जो एजेंसियां हैं, जो सोशल डिपार्टमेंट है, शिक्षा है, हेल्थ है, पुलिस है, सभी मिलके इस पे काम कर रहे हैं। तो इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है और धीरे धीरे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त भी कर रहे हैं। ऐसा जो हमारे सामने रिजल्ट्स आ रहे हैं उससे दिख रहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान सही दिशा में काम कर रहा है। बिल्कुल। एक राष्ट्रीय सर्वेक्षण भी हुआ था 2018 जो 2019 में पब्लिश हुआ, आपको जानकारी भी होगी। इसमें सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 2 चीज़ें सामने निकल कर आई थी। तो युवा सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, और सेकेंडली सबसे ज़्यादा जो लगभग 5.7 करोड़ की जो युवा आबादी है वो कहीं ना कहीं शराब की लत में है। उसके बाद भांग, अफीम, सबका उसमें जिक्र किया गया है। तो मादक पदार्थों में सबसे ज़्यादा कंसर्न इस वक्त किस पदार्थ को लेकर है, और युवा पीढ़ी के पीछे आप रीज़न क्या मानते हैं कि क्यों उनकी संलिप्तता इस ओर ज़्यादा बढ़ती जा रही है? अगर हम सर्वे की बात करें तो ये सर्वे अपने आप में बहुत अच्छा और बड़ा सर्वे था। इससे हमें भी एक दिशा मिली कि हमें किस और काम करना है। इससे पहले इसी तरह का एक सर्वे 2004 में किया गया था।
जिसमें जो एज ग्रुप था वो काफ़ी कम था और महिलाओं को नहीं शामिल किया था। इस सर्वे में 10 से 75 तक की आयु के लोगों को, बच्चों को, सभी को शामिल किया, साथ में महिलाओं को भी शामिल किया। इसमें हमने देखा कि क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो लीकर, अल्कोहल और टबैको पे हमारे उसमें नहीं आता है, तो बाकी लेकिन दूसरे नशे जैसे कैनाबीज़ में बहुत ज़्यादा हमने देखा कि कंजम्पशन बढ़ रहा है कैनाबीज़ का। और कैनाबीज़ क्योंकि उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ इलिसिट कल्टीवेशन भी कैनाबीज़ का है, और जैसे कि कई राज्यों में देखा गया, उनमें उत्तराखंड भी शामिल है। तो हर साल उसमें जब भी वो फसल होती है तो उस पर कार्रवाइयाँ होती हैं। बट एडिक्शन के लिए इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि एडिक्शन में एक बार आने के बाद में उससे निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमने ये ग्रुप शामिल किया है, जो हमारी जो प्राइमरी एजुकेशन है उनके बच्चों को भी हम शामिल कर रहे हैं, पेरेंट्स को भी शामिल कर रहे हैं, टीचर्स को भी शामिल कर रहे हैं कि इसमें जाने से ही रोकना, उनको जाने के बाद में जो पुनर्वास या उनका ट्रीटमेंट है उसके बारे में ना सोच के हमें वो जाने ही नहीं देना है। तो इस पर काम चल रहा है और उसमें काफ़ी सफलताएं भी मिल रही हैं। बिल्कुल। उत्तराखंड की स्थिति की बात कर लेते हैं। पहाड़ी राज्य है और पड़ोसी मुल्क से भी सीमा लगती है, नेपाल से भी। यहाँ पर अगर देखा जाए तो किस तरह से ये अभियान काम कर रहा है और स्थिति यहाँ पर सबसे पहले जानना चाहेंगे, स्थिति किस प्रकार से देखने को मिलती है? स्थिति क्योंकि पहाड़ी राज्य है, जागरूकता की थोड़ी कमी पाई गई है और इसमें अभी ग्राम पंचायत लेवल पे भी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। दूसरा, एक ANTF का जो पूरे सभी देश में सभी राज्यों में एक ANTF फोर्स बनाई गई है, एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स, उत्तराखंड में भी बन गई है। उसके बनने के बाद में यहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। उसमें जिला स्तर पे, पुलिस थाना स्तर पे, और उसमें सभी एजेंसियाँ, शिक्षा है, वेलफेयर है, हेल्थ है, सभी को मिला के इसमें इनकी मीटिंग्स होती हैं, जिससे कि अब ये समस्या बढ़ने की तरफ नहीं है, कंट्रोल होने की तरफ है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं एक अगर उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर पर्यटन भी बहुत, पर्यटक बहुत संख्या में आता है, पर्यटन यहाँ पर बहुत अच्छा खासा है। क्या ये भी कहीं ना कहीं कोई रीज़न या कोई पैटर्न आपको नज़र आता है अगर ड्रग्स ट्रैफिकिंग की, ड्रग अब्यूज़ की बात यहाँ पर की जाए तो? नहीं, ऐसा जो हमारे जो कार्रवाई हैं उसमें ऐसा बहुत कम देखने को मिला है। बट कंजप्शन इसमें कहीं है, क्योंकि जब पर्यटक आते हैं तो फैमिलीज़ के साथ में आते हैं। तो अगर फैमिलीज़ के साथ में आते हैं तो हम ये उम्मीद नहीं कर सकते और अनुमान नहीं ले सकते कि वो ड्रग्स का या किसी तरह से उसका यूज़ करेंगे। बट कुछ लोग जैसे कुछ युवा भी आते हैं, तो इतना ज़्यादा नहीं है और इस तरह की कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली है। अगर वो आते हैं तो वो वापस चले जाते हैं, लेकिन अगर उनका जो गलत असर पड़ेगा तो वो तो जाहिर सी बात है कि उत्तराखंड की जनता भी पड़ेगा, जो उन्हें दूसरी फैसिलिटीज़ देते हैं, जैसे होटल है, ट्रांसपोर्टेशन है, दूसरा है। तो हमें उस पर काम तो करना चाहिए, उसे हमें रूल आउट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। उत्तराखंड में जिस तरह से अगर युवाओं की यहाँ पर बात की जाए, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है यहाँ पर और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी माना जाना प्रदेश है ये। यहाँ पर किस तरह से NCB युवाओं को किस तरह से, क्योंकि अगर नशा मुक्त भारत अभियान की बात की जाए तो यहाँ पर जागरूकता उसका एक बहुत मेन मकसद है कि जागरूक करना लोगों को। तो युवाओं को किस तरह से आप लोग जागरूक कर रहे हैं? स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में किस तरह से NCB कार्य करता है? जी, इसमें हम यही कहते हैं, जब भी हमें समय मिलता है या फिर हमें कॉलेज या यूनिवर्सिटी की तरफ से समय देते हैं तो हम उनसे मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये कितना गलत है, साथ में उनको कैसे अपने जीवन को और आगे अच्छी दिशा में लेके जाएं उस पर भी बताते हैं। और अभी यहाँ पे स्कूल्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रग फ्री कैंपस स्कूल्स और कॉलेजेस में काफ़ी ज़्यादा खुल गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही हमें 176 नोडल ऑफिसर्स की डिटेल्स मिल गई हैं, तो ये आगे बढ़ रहा है और इस पर अभी अंकुश। बट क्योंकि दूसरे राज्यों से भी बच्चे आते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, तो वो एक इशू हो सकता है। लेकिन अगर ये जो ड्रग फ्री कैंपस और नोडल ऑफिसर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जब ये पूरी तरह से ज़मीन पे आ जाएगा तो इसके अच्छे रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। बिल्कुल। देवानंद जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब युवा धीरे धीरे कहीं ना कहीं नशे की उनको लत लगती है या नशे की ओर वो बढ़ते हैं, तो किस तरह से उनको फिगर आउट किया जाए? क्योंकि पेरेंट्स के लिए या स्कूल कॉलेजेस में टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए जानना बहुत कहीं ना कहीं पेचीदा भी होता होगा कि ये बच्चा नशे की तरफ जा रहा है। तो उनकी सबसे पहले पहचान किस तरह से होती है? काउंसलिंग और उनका पुनर्वास वो बात की बात, लेकिन पहचान कैसे करें? देखिए, उसके पहचान के कई तरीके हैं।
मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे और आर्थिक तौर पे भी हम पहचान कर सकते हैं। मानसिक तौर पे अगर आप देखें कि बच्चा जो पहले परिवार के साथ बैठता था, दोस्तों के साथ ज़्यादा घूमता फिरता था, उसको अपने आप को अच्छा दिखने में अच्छा लगता था, खाना ठीक से खाता था, और अचानक ये सब चीज़ें कम हो गई हैं। वो परिवार के साथ ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा है, अकेले में रहने लगा है, या फिर वो जो उसको खाने की एक शौक़ था वो कम हो गया, दोस्तों के पास जाने का मन नहीं करता है। तो ये सब सिम्टम्स हैं जिसको देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि इसको कुछ प्रॉब्लम तो है, वो नशा भी हो सकता है। और दूसरा हम अगर शारीरिक बात करें तो जैसे कि बहुत ज़्यादा सोना, या पेट में दर्द होना, या फिर उल्टियाँ, नोज़िया ये बार बार होना उसको, ये भी एक सिम्टम्स हैं। जब नशा लेने लगते हैं तो इसके ये विड्रॉल सिम्टम्स सामने आते हैं। साथ में अगर आप आर्थिक की बात करें तो जैसे फ़ीस लिया है, जमा नहीं किया है, या फिर बार बार पैसे की उसको ज़रूरत है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जैसे उनके कपड़ों को आप देख सकते हैं कि अचानक कहीं कोई जलने का निशान दिखाई दिया है, या उनकी बॉडी पे कहीं कोई सिरिंजेस के इंजेक्शंस के निशान दिखाई दिए हैं, दांतों में उनके कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, दांत तो ख़राब होने लगे हैं। तो ये सब सिम्टम्स हैं जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि ये नशे की तरफ जा रहे हैं या नशा लेने लगे हैं। बिल्कुल। तो इसमें अभिभावकों की भूमिका किस तरह से, आप लोग किस तरह से उन लोगों को इस अभियान से जोड़ते हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई पहचान लगा सकता है तो अभिभावक हैं, या फिर उसके बाद स्कूल कॉलेज के टीचर्स हैं। तो किस तरह से उनको आप इस अभियान में जोड़ते हैं? जी, हम पहले ही इस पर हमने काम स्टार्ट कर दिया है। अभी हम कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स हों उसमें पेरेंट्स भी आएँ, या जिस दिन पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है हम उसी दिन वो करें, उनके साथ बातचीत करें। साथ में हमने जो हॉस्टल्स के वार्डन्स हैं उनको भी, क्योंकि वो भी एक अभिभावक ही हैं, उनके साथ बच्चे जो दूसरे राज्यों से आते हैं या फिर पहाड़ी क्षेत्र से देहरादून में पढ़ने आए हैं तो वो ज़्यादातर उनके साथ रहते हैं। और टीचर्स को भी हम कोशिश करते हैं कि जो मैनेजमेंट है स्कूल का, कॉलेज का, उनसे बोलते हैं कि सभी टीचर्स को, सभी की क्लासें चल रही होंगी उस समय, बट कम से कम उनको भी बैठाइए ताकि उनको भी पता लगे। एक बच्चे पे ध्यान देना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब देखते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत डाउन होने लगी है तो टीचर्स वहाँ से पता लगा सकते हैं। जो पेरेंट्स है वो घर में उसका जो बिहेवियर चेंज हो रहा है उससे पता लगा सकते हैं। सेम वार्डन के साथ में वार्डन उसके जो दोस्त हैं वो उनको बता सकते हैं कि ये ठीक था, अचानक इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस होने लगे हैं, मतलब बात नहीं करता ठीक से। तो इन सब चीज़ों को हमने पहले ही शामिल किया और इस पर काम कर रहे हैं। तो होपफुली आगे जाके इसमें कुछ अच्छे हमें वो मिलेंगे। बिल्कुल। ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग को लेकर पखवाड़ा भी आप लोग मना रहे हैं, इसके बारे में बताइए। तो इस टाइम पे क्या कुछ एक्टिविटीज़ एनसीबी की होती हैं, और कहाँ कहाँ किस तरह का रोल और कौन कौन सी एजेंसियों को और शामिल करते हुए आप लोग ये पखवाड़ा मनाते हैं? अवेयरनेस किस तरह से, पुनर्वास, उपचार, इसको लेकर जानकारी दी। हम इस पर सभी एजेंसियाँ, चाहे वो शिक्षा है या स्वास्थ्य है या पुलिस है या ग्राम पंचायत है, सभी को साथ में मिलके हम ये काम करते हैं। हमने सभी से आग्रह किया है कि आप अपने स्तर पे भी कीजिए, और अगर एनसीबी की कोई ज़रूरत है तो आप एनसीबी। और हम ये कोई एक डिस्ट्रिक्ट या एक सिटी तक नहीं रखते हैं, पूरे उत्तराखंड में इसको कोशिश करते हैं। रेडियो के माध्यम से, जैसे आप आज आपके माध्यम से भी हम जुड़ रहे हैं, एफएम के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पे जो हमारे हैंडल हैं ट्विटर पे या यूट्यूब पे जिसके भी हैं, उस पर भी हम जानकारियाँ साझी करते रहते हैं। साथ ही मानस पोर्टल जो अभी स्टार्ट किया है, मानस पोर्टल पे एक नंबर शेयर किया है हमने, जो कि भारत की पहली नारकोटिक्स हेल्पलाइन है। 1933 है वो, 1933। इस पे आप ड्रग ट्रैफिकिंग से संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं, और आपको कोई परामर्श लेना है, देना है, वो भी आप जानकारी इस पर साझी कर सकते हैं। और इसमें आपकी पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। इस पर भी हमें काफ़ी अच्छी कॉल्स मिल रही हैं। लोग ऐसी कॉल्स भी हैं कि मुझे लत लग गई है, मैं कहाँ अपना इलाज कर रहा हूँ, या मेरे दोस्त को लत लग गई है, या हमारी कॉलोनी में कुछ संदिग्ध गतिविधियां हैं, नए नए लोग आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, इस तरह की सूचनाएं हमें मिल रही हैं, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। साथ में पुलिस, जो सभी राज्यों की पुलिस है, वो हमारा पूरा सहयोग कर रही है, और सभी मिलके इस पर काम कर रहे हैं। बिल्कुल। कई मामले ऐसे भी होते हैं देवानंद जी जहाँ पर मेडिसिन्स का भी दुरुपयोग किया जाता है। हालांकि बहुत सारे इसमें सरकारी नियम हैं, कानून हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई केसेस ऐसे देखे जाते हैं जहां पर मिसयूज़ जो इन मेडिसिन्स का होता है वो देखने को मिलता है। तो उस पर किस तरह से लगाम लगाई जाती है? इस पर जैसे आपने बताया कि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होते हैं, बिना प्रिस्क्रिप्शन के दे नहीं सकते,
तो हम जितने भी मेडिकल स्टोर्स हैं या जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनसे भी मिलते रहते हैं, उनको भी बताते हैं। और कईयों पे हमने कार्रवाई की है। कहीं पे अगर हमें वो जो कानूनी जो उनको जो अपनाना चाहिए, जो कानूनी वो हैं सलाह हैं, उनको अगर वो नहीं अपना रहे हैं तो हम उन पे भी कार्रवाई करते हैं। और कार्रवाई उनको भी एक ड्रग ट्रैफिकर के नज़रिए से ही देखा जाता है, और उन पे जो भी कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाती है। उस पे भी ड्रग्स के हिसाब से, टैबलेट या मेडिसिन जो भी है उसके हिसाब से उसको NDPS एक्ट में परिभाषित किया गया है, और एक ड्रग ट्रैफिकिंग की तरह ही उसको, ट्रैफिकर की तरह ही उसको ट्रीट किया जाता है। बट फिर भी अवेयरनेस, जैसा कि हमने आपको बताया, फिर से ज़रूरी है। हमें अपने पड़ोस के मेडिकल स्टोर पे भी ध्यान रखना है, और बच्चों को कभी भी दवाई लेने आप ना भेजें। अगर आपको किसी भी कोई बुखार की टैबलेट की ज़रूरत है तो खुद ही जाएं, क्योंकि वो इसी तरह से बच्चों को कुछ दे सकते हैं, या बच्चों को कोई और उसमें शामिल कर सकता है कि ये आपके लिए होगा, ये उसके लिए हो गया। कई कैंडीज़ आती हैं, कैंडीज़ में ड्रग्स होते हैं। तो इस पे वही, मतलब अगर इसमें लबोलो आप देखें तो सबसे ज़रूरी है कि आप अवेयर रहें कि कैसे अपने बच्चों को और अपने आप को बचा सकते हैं। बिल्कुल। शहरों में लोगों को अवेयर करना, जागरूक करना कहीं ना कहीं थोड़ा आसान रहता है, लेकिन जब हम गांव देहात की बात करते हैं, उत्तराखंड के ही अगर इंटीरियर क्षेत्रों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर क्या कुछ चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और वहाँ पर NCB किस तरह से लोगों को, क्योंकि वहाँ सोशल टैबूज होते हैं, उनके अपने भी कुछ व्यक्तिगत किसी चीज़ को लेकर मान्यताएँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर किस तरह से आप लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं और वहाँ कितनी सफलता नज़र आती है? अगर हम शहरी और विकास की, वो ग्रामीण की बात करें तो ग्रामीण में लोग जल्दी समझ जाते हैं, बशर्ते कि शहर की, जब उनको पता नहीं होता। लेकिन जब पता लग जाता है तो वो इससे अपने आप को दूर कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कितने हार्मफुल हैं। शहरों में कई हमें एक्सक्यूज़ेस मिलते हैं कि फैमिली में प्रॉब्लम ज़्यादा है, या हमारी सर्विस में टेंशन ज़्यादा है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा है। गाँवों में ये सब चीज़ें देखने को नहीं मिलते, लेकिन उनको बताने के लिए कोई चाहिए। इसीलिए जैसे मैंने आपको बताया, ग्राम पंचायत जो उससे संबंधित जो एजेंसियां हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, अब वो भी अपने स्तर पे ये उनसे मिल रहे हैं, और हमें जब भी मौका मिलता है तो हम उनसे जोड़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये क्योंकि स्थानीय जितनी भी एजेंसियां हैं उनका काम है, लेकिन अब काफ़ी अच्छा तेज़ी से इस पर काम हो रहा है। जब हम ड्रग अब्यूज़ की बात करते हैं, मादक पदार्थों की बात करते हैं, तो युवाओं की बात करते हैं, आदमियों की ज़्यादा बात होती है, लेकिन महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं का भी एक अच्छा खासा आंकड़ा है जो कहीं ना कहीं नशे की जद में है। क्या उनकी हैंडलिंग थोड़ी डिफरेंट होती है? उनको जब जागरूकता अभियान आप लोग चलाते हैं तो क्या कुछ उनके साथ अलग तरह का उनको समझाने के लिए कोशिशें की जाती हैं, और महिलाओं को लेकर क्या कुछ आंकड़े और किस तरह से उनको जागरूक किया जा रहा है? महिलाओं का अगर देखा जाए तो काफ़ी वैसे तो कम पाया गया है ड्रग एडिक्शन में, बट जहाँ बच्चे जुड़ जाते हैं, यूथ 18, 19, 20 साल के बच्चे जुड़ जाते हैं, तो महिलाएं तो अपने आप ही जुड़ जाती हैं, तो उनको तो हम साथ में लेके चलते हैं। इसीलिए हमने पेरेंट्स को स्टार्ट किया है, पेरेंट्स को भी जोड़ा है, और महिलाओं को तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो हमारे देश की महिलाएं वो हैं भी, वो परिवार का बहुत ज़्यादा ध्यान भी रखती हैं, तो महिलाओं का इतना बहुत बड़ा इशू नहीं है। बट फिर भी हमने ऑलरेडी ही महिलाओं को भी इंक्लूड किया है। हम जो समाज के किसी भी वर्ग को अछूता नहीं छोड़ रहे हैं। इससे हम ये मान के नहीं बैठे हैं कि इस वर्ग को ये प्रॉब्लम नहीं होगी, तो हम सभी को साथ लेके और सभी को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान की बात की जाए तो लगभग 5वें साल में प्रवेश करा है अभियान। कितना फ़र्क आपको लगा है इतने सालों में, क्योंकि लगातार केंद्र सरकार प्रयासरत है, समन्वय किस तरह से होता है, क्योंकि ये नियंत्रण में तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के है, लेकिन अहम भूमिका राज्य सरकार, आप जैसी एजेंसियां और जो स्थानीय प्रशासन होता है वो महत्वपूर्ण भूमिका कहीं ना कहीं निभाते हैं। तो किस तरह से इतने सालों में, इन 5 सालों में क्या कुछ बदलाव आपको नज़र आया है? इन 5 सालों में अगर हम कहें तो बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, क्योंकि केंद्र सरकार ने एक एनकोड मैकेनिज़्म स्टार्ट किया है, नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर, जो कि केंद्र और राज्य स्तर पे अलग अलग काम करता है और बहुत सीनियर लेवल पे काम होता है। 2 उसकी बैठकें केंद्र स्तर पे होती हैं और 2 ही बैठकें राज्य स्तर पर होती हैं। राज्य में जिला स्तर पर होती हैं, और जिला स्तर में उस ज़िले में जो भी एजेंसियां हैं उसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एक एजेंसियां तो नॉमिनेट हो रखी हैं, लेकिन उसके अलावा भी अगर ज़िले की जो उसके बैठक के जो
चेयर हैं, अगर उनको लगता है कि इस एजेंसी को भी हमें बुलाना चाहिए तो वो उसको भी बुला सकते हैं। तो इन 5 सालों में ही ये चेंज आए हैं कि अभी लोग इस पर सभी मिलकर काम करते हैं और हर क्षेत्र में काम हो रहा है। पुनर्वास के लिए भी काम हो रहा है, शिक्षा में भी, शायद मुझे अभी ठीक से पता नहीं है, तो इससे करिकुलम में इसको कई जगह ऐड हो गया है, इस पे एक सब्जेक्ट, एक चैप्टर, और शायद यहाँ भी होने वाला है या हो चुका है उत्तराखंड में। बिल्कुल। लॉ की बात की जाए यहाँ पर तो किस तरह से, अगर हम दूसरे देशों को देखते हैं और वहाँ का इन्फोर्समेंट देखते हैं, भारत में क्या स्थिति है लॉ इन्फोर्समेंट को लेकर? जब कोई माइनर भी कहीं ना कहीं इसकी चपेट में आता है तो किस तरह से, क्योंकि पुनर्वास भी एक पहलू है और कहीं ना कहीं एक दंड भी एक ज़रूरी है उसकी समझ के लिए, तो किस तरह से समन्वय यहाँ पे बिठाया जाता है? देखिए, जो जिस कानून के तहत NDPS एक्ट जो कि 1985 में आया था, उसी के अंडर हम ड्रग्स से संबंधित किसी भी कार्रवाई पे काम करते हैं। तो जो प्राविधान है वो फांसी की सज़ा भी है, उम्र कैद की सज़ा भी है। साथ ही में अगर कोई ड्रग एडिक्शन में आ गया है, वो अपने कंजप्शन के लिए उस ड्रग्स के साथ पकड़ा गया है, जैसे कि 1 ग्राम है, लेकिन वो कंज्यूमर है, पैडलर नहीं है, तो उसको ट्रायल से इम्यूनिटी भी है, उसको जेल भेजने की ज़रूरत नहीं है। उसको रिहैब में भेजने के बाद में जब वो अब उससे वापस आ जाएंगे तो उनको वो कानूनी प्रक्रिया से मुक्त कर दिया जाता है। तो जो कानून है वो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा कानून बना हुआ है और समाज के सभी पहलुओं को देखते हुए कानून बनाया गया है। जो बड़े ट्रैफिकर हैं, बड़े उनकी जो उन्होंने जो भी धन संपत्ति अर्जित की है वो सब ही जब्त हो जाती है। साथ में एक पिट NDPS एक्ट है जिसमें कि अगर उस पर वो पिट NDPS लगा दिया जाता है तो उसके बेल के जो राइट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। तो कानून बहुत सख्त भी है और जो गलती से इसमें आ गए हैं उनके लिए कानून थोड़े से नर्म भी है। तो कानून तो सही काम कर रहा है और उसको ठीक से इम्प्लीमेंट भी किया जा रहा है। बिल्कुल। पुनर्वास की बात की हमने, पुनर्वास केंद्रों की अगर बात की जाए, भले ही आपका वहाँ पर डायरेक्ट इनिशिएटिव नहीं है वहाँ पर, लेकिन अगर वहाँ पर पुनर्वास केंद्रों में भी अगर समस्याएं आए और अगर वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ड्रग्स का कंजम्पशन नज़र आए, तो क्या वहाँ पर उस वक्त NCB अपना कोई रोल निभाता है? जी, हम अगर बात करें तो कोई भी एजेंसी, कोई भी क्षेत्र, कोई भी कॉर्नर ऐसा नहीं है कि जहाँ ट्रैफिकिंग हो तो उस पर कार्रवाई ना की जा सकती हो। अगर कहीं डी एडिक्शन सेंटर है या रिहैब सेंटर है, वहाँ भी अगर इस तरह की कोई सूचनाएं मिलती हैं कि वहाँ इसके साथ साथ ड्रग्स भी दिया जा रहा है या उसकी कोई खरीद फरोख्त हो रही है, तो हम उस पर उसी तरह से काम करते हैं जैसे कि ड्रग ट्रैफिक पर काम करेंगे। सर्च होता है, सर्च का हमें पूरा पावर है। NDPS एक्ट के अंदर हम सर्च करके अगर रिकवरी होती है तो उस पर जो भी उसके ओनर्स हैं या जो करता धरता है, और पूरी तरह से एक अच्छे लीगल वे में इन्वेस्टिगेशन करके जो भी उसमें पाए जाते हैं उनको हम सज़ा के लिए कोर्ट से आग्रह करते हैं। बिल्कुल। स्थानीय पुलिस प्रशासन की बात करें तो किस तरह से NCB और उनका सहयोग देखने को मिलता है? किस तरह से आप लोग उनके साथ समन्वय बिठा के, क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है, और किस तरह से आप लोग जो धरातल है वहाँ पर किस तरह से कार्य करते हैं? किस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, छापेमारी होती है, वो पूरा थोड़ा सा उसके लेकर भी जानकारी दीजिए, और समन्वय विशेष रूप से पुलिस प्रशासन के साथ। समन्वय बहुत अच्छा है पुलिस प्रशासन के साथ में, और अगर देखा जाए तो पुलिस ही किसी भी राज्य में हर कोने में मिलती है। तो इसीलिए जो NCOD है जिसमें कि हमारी बैठकें होती हैं, साथ में उसके बाद में जो ANTF का गठन किया गया है। ANTF एक नोडल एजेंसी है राज्य सरकार की और NCB नोडल एजेंसी है केंद्र सरकार की। तो हमारा वहाँ उस लेवल पर समन्वय होता है और फिर हमें राज्य के किसी भी कोने में कोई भी ज़रूरत होती है तो हम ANTF के थ्रू हमें वो कुछ मिनटों में प्रोवाइड हो जाती है। तो समन्वय बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा और बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। नशा मुक्त भारत अभियान की यहाँ पर एक बार फिर से बात कर लेते हैं। इसके अंतर्गत किस तरह का आपको लगता है कि क्या चीज़ें और शामिल करनी चाहिए ताकि आने वाले सालों में जो भारत का एक लक्ष्य है, जो विश्व स्तर पर भी UNO का भी लक्ष्य है कि विश्व को नशा मुक्ति की ओर ले जाएं, भारत को नशा मुक्त बनाएं, तो क्या लगता है आपको इस अभियान में और क्या कुछ ऐसी चीज़ें शामिल की जा सकती हैं ताकि धरातल पर जो युवा पीढ़ी है या जो अन्य लोग हैं जो नशे की जद में आ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोका जाए?
इसके लिए देखिए सबसे ज़रूरी अगर हम मैकेनिज़्म की बात करें तो सभी अपनी जगह पे अभी ठीक से एस्टेब्लिश हो गया है, लेकिन जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे कि जागरूकता अभियान है, जागरूकता अभियान जितने ज़्यादा हम करेंगे उतना ही अच्छा होगा। इसी के लिए मानस हेल्पलाइन स्टार्ट की है। मानस हेल्पलाइन में आप इवन अपने पड़ोसी के बारे में जानकारी देंगे तो भी पड़ोसी को पता नहीं लगेगा कि जानकारी किसने दी है। आपकी जो पहचान है पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी और आप ही हमारे आँख और कान हैं। अगर आप हमें जानकारी देंगे तो हम इसे प्रभावी ढंग से काम करेंगे और समाज और देश के लिए और आपके खुद के परिवार के लिए जो हम कर पाएंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही छुपे तरीके से काम किया जाता है। जो तस्करी है या जो लेने वाले भी हैं वो भी बड़े छुप के लेते हैं, किसी के सामने वो लेते नहीं हैं। जो उनका ग्रुप होता है तो उसके बीच में लेते हैं। तो क्योंकि ये कंसील वे में होता है तो हमें आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सबसे हम फिर से अपील करते हैं कि मानस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हमें साझा करें ताकि हम उस पर और अच्छे प्रभावी ढंग से काम कर सकें और ताकि नशा मुक्त भारत अभियान हर साल और भी सफल बनता चला जाए। देवानंद जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और इस अभियान को लेकर और एनसीबी के रोल को लेकर आपने इतनी अहम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ आज साझा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में आने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें ये मौका देने के लिए। मैं फिर से सभी से अपील करूँगा कि आप मानस से जुड़िए, इन्फॉर्मेशन दीजिए, सतर्क रहिए, जागरूक रहिए और नशे से दूर रहिए। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।